नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं, किसी विशेषज्ञ भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इस विश्व युद्ध के अंदर करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी, विशेषकर जो पश्चिमी जगत की इंडस्ट्री थी, इन्होंने इस विश्व युद्ध से अच्छा धन अर्जन किया, क्योंकि ये जो बनाते थे युद्ध के लिए, जो सामग्री की आपूर्ति करते थे, इससे इनको पर्याप्त धन कमाने का अवसर मिल गया। लेकिन जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध की रोक हुई, विश्व युद्ध का शांति हुई, उसके बाद जो जितने भी पश्चिम के उद्योग थे, जो जो हथियार बना रहे थे, हथियारों की आपूर्ति कर रहे थे या दूसरी चीजें बना रहे थे, उनके पास काम नहीं बचा। तो जो पश्चिमी बुद्धि है, वो तो व्यापार को लेके चलता है। तो ऐसे जो हथियार बनाने वाले, गोला बारूद बनाने वाले जो उद्योगपति थे, उन्होंने एक नई शुरुआत की, और शुरुआत का जो सूत्रपात था, वो है रासायनिक आधारित खेती, मशीन आधारित खेती। उसके बाद से पूरी दुनिया में जो कृषि का जो पैटर्न है, बिल्कुल बदलता चला गया। विश्व युद्ध का समापन 1945 के आसपास हुआ। 1950 के बाद कृषि की जो पद्धति थी, वो बिल्कुल बदलती चली गई। इसके परिणाम तो शीघ्र सामने आने लगे, लेकिन भारत में तो आज भी हम उन परिणाम को सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ कर भी हम उसका कोई निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी उस पार्टी को हम जारी रखे हुए हैं, जिसने आज हमारी जीवन पद्धति को, स्वास्थ्य को, हमारी जीवनता को, हमारे जो जो जीवन के रूल्स थे, उनको ही बदल के रख दिया। तो जो उद्योग पश्चिमी जगत में हथियारों की आपूर्ति कर रहे थे, जो हथियारों में, गोला बारूद में, उन्हीं 3-4 चीजों का काम होता है। इसमें पोटास काम आता है, सल्फर काम आती है, नाइट्रोजन के कुछ पदार्थ काम आते हैं। इन्हीं को हमने खेती का आधार ही बना लिया। लेकिन यहाँ जो लालच बुद्धि थी, उसने एक बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि चिकित्सा विज्ञान में काम किया है। चिकित्सा में आज जो दवाएं बनाई जाती हैं, व्यक्ति को पूर्णतः स्वस्थ बनाने के लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। वो तात्कालिक लाभ देती हैं, उसे जीवन तो बच जाती है, रोगी को तत्काल लाभ तो मिल जाता है, लेकिन उस रोग से पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए आज जब कोई मरीज किसी रोग का इलाज लेता है, वो कोई एंटीबायोटिक, यहाँ तक कि हम विटामिन की बात कर लें, यदि कोई व्यक्ति शक्ति आपूर्ति के लिए, शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए एक बार विटामिन का एक डोज ले ले, एक 5-7-10 दिन की खुराक ले ले, तो उसको हर साल, पहले तो साल में एक बार उन्हीं विटामिन की आवश्यकता होती है। आप किसी भी व्यक्ति से आप इस बात को प्रत्यक्ष जान सकते हैं, या स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। यदि आप अपने शरीर में किसी तरह की निर्बलता अनुभव कर रहे हैं, कमजोरी अनुभव कर रहे हैं, थकावट रहती है, उत्साह नहीं रहती है, तो आप विटामिन बी कम्प्लेक्स के 5-7 इंजेक्शन लगातार एक दिन छोड़ के या नियमित रूप से लगा के देखिए। आपको इंजेक्शन लगाते ही तत्काल ताकत की अनुभूति होती है, आप चुस्ती आ जाती है, आप वो तीव्रता से सक्रिय हो जाते हैं, आप अपने आप को स्फूर्तिवान अनुभव करने लगते हैं। आप 2-4 महीने बड़ा सक्रिय रहते हैं, लेकिन 2-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आपके शरीर में फिर से शीतलता आती चली जाती है। तो इसका अर्थ है कि विटामिन भी हमारे शरीर के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, हम विटामिन के ऊपर भी निर्भर हो जाते हैं। कैल्शियम की आपूर्ति हम नियमित रूप से करते हैं, कैल्शियम खाने के बावजूद भी हमारे शरीर में कैल्शियम कमी रह जाती है। जो लोग खून की कमी से पीड़ित हैं, उनको जब लोहे की, आयरन की टैबलेट देते हैं, तो वो आयरन पर डिपेंड हो जाते हैं। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति का ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाए, वो डायबिटिक हो जाए, तो डायबिटिक मेडिसिन पे वो ताउम्र अर्थात जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसे दवाई लेनी पड़ती है। ना केवल दवाई लेनी पड़ती है, उनकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है, और उनके साथ में पहले एक टैबलेट से काम हो जाता था, कुछ महीने के बाद, साल के बाद एक साथ 2 टैबलेट यूज करनी पड़ती है, 3 करनी पड़ती है। इन दवाओं की मात्रा बढ़ती जाती है। हर रोग के साथ में है, आप हृदय रोग को ले लें, ठीक यही चीज है। हम कृषि के क्षेत्र में देखें, तो कृषि में जब हम पहली बार यूरिया का प्रयोग किया, यूरिया प्राकृतिक तत्व है, नाइट्रोजन का स्रोत है। नाइट्रोजन हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी नाइट्रोजन से फसलों का विकास होता है, सेल डिवीजन के समय उत्त के निर्माण का कार्य होता है। इसी से
हमारी जो जितनी जो अंकुरित बीज से निकले पौधे हैं विकसित होते हैं, हरियालीपन आता है, स्टेम्स बनती हैं, लीव्स बनती हैं, फ्लावरिंग सब नाइट्रोजन से होती है, क्योंकि यही नाइट्रोजन न केवल सेल विभाजन का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसी नाइट्रोजन से आनुवांशिक संरचनाएं बनती हैं, प्रोटीन बनती हैं, एंजाइम बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके साथ में दूसरे जो तत्व हैं, चाहे वो कार्बन है, कार्बन वैसे तो प्रकृति या वातावरण से हमारे पौधे सीधे ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी आप पौधा ले लें, चाहे उसका वजन 1 ग्राम का हो, 10 ग्राम का हो या 1000 क्विंटल का हो, इन सब की आधी से के लगभग संरचना अकेले कार्बन से बनी होती है, और इस कार्बन को कोई भी पौधा जमीन से ग्रहण नहीं करता, लेकिन जमीन के अंदर इस कार्बन की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। इस कार्बन की आपूर्ति तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण से, हवा से सहजता से हमारे पौधों को हो जाती है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड से पौधा अपना भोजन बनाते हैं। उसी का क्या पूरी प्राणी जगत उसी वनस्पतिक जो भोजन है उसी पर आश्रित है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर कार्बोहाइड्रेट की संरचना करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ऑक्सीजन वो पानी से ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन भी पानी से मिल जाती है। तो इसी में उनकी जो अपक्रिया होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसी में ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज बहुत सारे जो ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व निर्मित होते हैं। फास्फोरस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इस फास्फोरस को जितनी भी वनस्पतियां हैं अपने जड़ों के माध्यम से जमीन से ग्रहण करती हैं। वैसे सामान्यतः किसी फास्फोरस को बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिट्टी के अंदर पर्याप्त फास्फोरस की आवश्यकता है। आपको एक चीज और बता दूं कि जितना पोषक ठोस पोषक तत्व वनस्पतियां जमीन से ग्रहण करती हैं, उसमें से मात्र 1.5 से 2% तुच्छ के निर्माण के काम आता है, पौधों के विकास के काम आता है। यानी कि पौधों के जो जो वजन है, जो ठोस वजन है, उसमें 1.5 से 2% न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। शेष कार्बन डाइऑक्साइड वो वातावरण से सोखते हैं, उसी से वो अपना विकास करते हैं। सल्फर सल्फर है, मैग्नीशियम है, जिनकी तो बहुत अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, और इसीलिए यदि हम बाहर से इनकी आपूर्ति ना करें तो भी हमारी वनस्पतियां, हमारे फल, हमारे साग सब्जियां, हमारे जितने भी खाद्यान्न है सहजता से अपनी आपूर्ति हमारी मिट्टी से कर सकते हैं। लेकिन हमने उस संरचना को बिगाड़ दिया है। बिगाड़ इसलिए दिया है कि हमने असमान व्यवहार करके, असमान चीजों की आपूर्ति करके उस संतुलन में अवरोध पैदा कर दिया है। तो मैं ये कह रहा था कि इसको हमारे वैज्ञानिकों से अच्छे से समझा, तो उन्होंने नाइट्रोजन, फास्फोरस से वो जिस चीज का वो हथियारों के रूप में प्रयोग करते थे, उसको उन्होंने खाद के रूप में हमारे ऊपर डाल दिया। खाद पर भी अब एक तरह से आश्रितता होगी। आज किसान यदि खाद का प्रयोग ना करे तो उसकी उत्पादकता घट जाती है। तो आप